अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं आज ही अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी। रिया कपूर की ये आवाज कमरे में नहीं गूंजी थी, बल्कि सीधे आदित्य के दिल में उतर गई थी। जैसे किसी ने उसके सीने के अंदर बैठी हर सांस को पकड़कर रोक लिया हो। क्योंकि ये कोई गुस्से में कही गई धमकी नहीं थी, ये उस औरत की आखिरी सच्चाई थी जो पिछले 6 महीनों से हर दिन धीरे धीरे अंदर से मर रही थी। और आज पहली बार उसने अपने टूटने की आवाज किसी और को सुनाई थी। आदित्य समझ गया था कि सामने बैठी करोड़ों की मालकिन अब सिर्फ एक नाम नहीं रही, बल्कि एक बेहद डरी हुई, बेहद अकेली और बेहद थकी हुई इंसान बन चुकी है, जिसने शायद अब जीने की वजह ढूंढनी बंद कर दी है। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों के नीचे काले गहरे घेरे थे, बाल बिखरे हुए थे, और वो वही रिया नहीं लग रही थी जिसे शहर कभी स्टील क्वीन कहता था, बल्कि वो एक ऐसी लड़की लग रही थी जो इस वक्त सिर्फ किसी के होने की उम्मीद में बैठी थी। आदित्य के लिए यह पल किसी खाई के किनारे खड़े होने जैसा था। एक तरफ उसका आत्मसम्मान था, उसकी परवरिश थी, उसका गरीब लेकिन साफ चरित्र था, और दूसरी तरफ एक ऐसी जान थी जो शायद उसके एक जवाब पर टिकी हुई थी। उसने खुद से पूछा, क्या वो सिर्फ समाज के डर से, लोगों की बातों के डर से इस औरत को मरने के लिए छोड़ सकता है? क्या सही और गलत हमेशा इतने साफ होते हैं, या कभी कभी हालात उन्हें धुंधला कर देते हैं? उसने धीरे से सिर उठाया और पहली बार उसने रिया को अपनी मालकिन नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखा जो सच में अब लड़ने की ताकत खो चुकी थी। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभालते हुए कहा कि यह शादी अगर होगी तो किसी लालच में नहीं होगी, किसी मजबूरी का फायदा उठाकर नहीं होगी, बल्कि सिर्फ इसलिए होगी ताकि वो जिंदा रह सके। रिया ने उसकी तरफ देखा, जैसे डूबते वक्त किसी को एक लकड़ी मिल जाए, जैसे किसी ने उसे फिर से सांस लेने का मौका दे दिया हो। उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ी सी राहत आई, लेकिन वो मुस्कुराई नहीं, क्योंकि ये खुशी का पल नहीं था, ये सिर्फ एक भावनात्मक युद्ध विराम था। अगले ही दिन बिना किसी शोर के, बिना किसी रिश्तेदार को बताए, शहर के किनारे बसे एक छोटे से मंदिर में 2 गवाहों और एक वकील के सामने रिया कपूर और आदित्य वर्मा की शादी हो गई। ना दुल्हन ने भारी गहने पहने, ना दूल्हे ने नया सूट खरीदा। दोनों के चेहरे पर ना खुशी थी, ना डर, बस एक अजीब सी गंभीर शांति थी, जैसे दोनों ने किसी बहुत बड़े तूफान से बचने के लिए एक अस्थाई छत बना ली हो। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर पहुंची, पूरा शहर हिल गया। जिन रिश्तेदारों को अब तक लग रहा था कि रिया की दौलत धीरे धीरे उनकी मुट्ठी में आ जाएगी, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि खेल उनके हाथ से निकल चुका है। फोन की घंटियां बजने लगी, आरोप लगने लगे। किसी ने कहा रिया पागल हो गई है, किसी ने कहा आदित्य ने चाल चली है, किसी ने इसे इज्जत का सौदा कहा। लेकिन हवेली के अंदर माहौल अलग था। वहां सिर्फ 2 लोग थे जो एक ही छत के नीचे अब नए नाम से रह रहे थे, लेकिन दूरी अभी भी पहले जैसी ही थी। आदित्य, जो अब कागजों में उसका पति बन चुका था, उसी कमरे में नहीं गया जहां रिया रहती थी। उसने वही पुराना स्टाफ क्वार्टर चुना, वही दिनचर्या रखी, वही काम किए, और रिया ये सब चुपचाप देखती रही। उसे शायद पहली बार किसी मर्द से ये शिकायत नहीं थी कि वो उसके करीब क्यों नहीं आया, बल्कि उसे सुकून था कि ये इंसान उसकी सीमाओं का सम्मान कर रहा है। और धीरे धीरे हवेली के अंदर एक अजीब सा संतुलन बनने लगा। अब रिया रात में चिल्लाकर नहीं उठती थी, दवाइयां कम होने लगी थी, और वो पहली बार बिना डर के खाना खा पाती थी। शादी को अभी मुश्किल से 10 दिन ही हुए थे, लेकिन हवेली के बाहर जितना शोर था, अंदर उतनी ही खामोशी थी। जैसे ये रिश्ता दुनिया के लिए एक खबर था, लेकिन उनके लिए एक जिम्मेदारी। आदित्य अब भी हर सुबह पहले की तरह उठता था, रसोई में जाता था, चाय बनवाता था,
दवाइयों का डिब्बा समय पर रखता था और फिर बिना कुछ कहे अपने काम में लग जाता था। फर्क बस इतना था कि अब जब वो कमरे में प्रवेश करता था तो दरवाजे पर दस्तक देने से पहले एक पल रुकता जरूर था, जैसे खुद को याद दिलाता हो कि ये रिश्ता कागजों में बदल चुका है, लेकिन उसकी नीयत अब भी वैसी ही रहनी चाहिए जैसी पहले थी। और रिया हर बार उसे देखती, लेकिन कुछ कहती नहीं, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये दूरी अपमान नहीं बल्कि सम्मान की सबसे सच्ची शक्ल है। धीरे धीरे हवेली में एक अजीब सा सुकून आने लगा था, जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। अब रात में रिया की नींद अचानक नहीं टूटती थी। उसकी सांसें पहले जितनी तेज नहीं चलती थी, और कई बार तो वो खुद हैरान रह जाती थी कि वो बिना दवा लिए भी सो पाई है। एक रात जब अचानक उसकी तबीयत फिर से बिगड़ी, वही पुरानी घबराहट, वही पसीना, वही दिल की तेज धड़कन। लेकिन इस बार फर्क ये था कि वो अकेली नहीं थी। उसने कांपती आवाज में आदित्य को पुकारा और वो बिना एक पल गवाए उसके कमरे में पहुंच गया। डॉक्टर बुलाया गया, दवा दी गई, और जब सब शांत हुआ तो रिया पहली बार बिना झिझक के रो पड़ी। उसने कहा कि उसे नहीं पता था कि किसी के सिर्फ पास खड़े रहने से भी इंसान इतना सुरक्षित महसूस कर सकता है। आदित्य बस वही खड़ा रहा। उसने उसे छुआ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं कही, बस मौजूद रहा। और शायद यही वो रिश्ता था जिसकी रिया को जरूरत थी। ना वादों का बोझ, ना अधिकार की जिद, बस एक सच्ची मौजूदगी। उस रात पहली बार वो अकेली नहीं सोई, लेकिन सुबह होते ही उस सुकून पर पहला हमला हुआ। क्योंकि जैसे ही शादी की कानूनी एंट्री शहर के रिकॉर्ड में दर्ज हुई, रिश्तेदारों की नींद उड़ गई। जिन लोगों को अब तक लग रहा था कि ये दौलत धीरे धीरे उनकी हो जाएगी, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अब रास्ता बंद हो चुका है। फोन पर आवाजें बदल गई थी। पहले जो सहानुभूति दिखती थी, अब उसमें जहर था। कोई पूछता कि उसने ये कदम क्यों उठाया, कोई खुलकर कहता कि उसने अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दी, और कुछ सीधे आदित्य पर इल्जाम लगाने लगे कि उसने सालों से मौके की तलाश की थी। रिया सब सुनती रही, लेकिन इस बार वो टूटी नहीं, क्योंकि अब उसके पास कोई था जिससे वो सब कुछ कह सकती थी, जिसने पहली बार उसे ये महसूस कराया था कि उसे हर बात अकेले सहने की जरूरत नहीं है। फिर अचानक पुराने कागज निकलने लगे। वसीयत पर सवाल उठे। उसके दिवंगत पति अर्जुन कपूर की मौत को लेकर फाइलें दोबारा खोलने की कोशिश की गई। ये कहा जाने लगा कि अर्जुन की मौत के बाद से रिया मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, और इसी हालत का फायदा उठाकर आदित्य ने उससे शादी कर ली। एक दिन हवेली के गेट पर पुलिस आ खड़ी हुई और आदित्य को पूछताछ के लिए ले जाया गया। उसने जाते वक्त सिर्फ इतना कहा कि वो घबराए नहीं, क्योंकि सच कभी पूरी तरह दबाया नहीं जा सकता। लेकिन रिया के लिए ये पल फिर से वही पुराना डर लेकर आया। उसे लगा कि अगर आदित्य चला गया तो सब कुछ फिर बिखर जाएगा। लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। उसने वकीलों को बुलाया, पुराने दस्तावेज निकलवाए, बैंक रिकॉर्ड चेक करवाए, और पहली बार अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने शुरू किए। ये वही औरत थी जो कुछ महीने पहले जिंदगी छोड़ने की बात कर रही थी, लेकिन अब वो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए लड़ रही थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस कहानी की परतें खुलने लगी, और हर नई परत के साथ रिया की सांसें भारी होती जा रही थी। क्योंकि अर्जुन कपूर की मौत अब एक साधारण हादसा नहीं लग रही थी। दवाइयों की रिपोर्ट में गड़बड़ी मिली थी। ड्राइवर पिछले 6 महीनों से लापता था, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अर्जुन की मौत के ठीक 3 दिन पहले उनकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ बदलाव किए गए थे, जिनमें नॉमिनी के तौर पर 2 ऐसे रिश्तेदारों के नाम जुड़े थे जो पिछले कुछ महीनों से रिया के सबसे ज्यादा करीब बनने की कोशिश कर रहे थे। वही लोग जो हर दिन सहानुभूति के नाम पर हवेली में आते थे और जाते वक्त अकाउंट्स की बातें करते थे। रिया को अब समझ आने लगा था
कि उसकी कमजोरी, उसका अकेलापन, उसकी चुप्पी किसी के लिए मौका बन चुकी थी। और शायद अगर आदित्य उस रात कमरे से बाहर चला जाता तो आज वह इस साजिश का सबसे आसान शिकार बन चुकी होती। लेकिन दूसरी तरफ आदित्य पुलिस स्टेशन में हर सवाल का जवाब बेहद शांत तरीके से दे रहा था। उसने ना कोई बचाव में कहानी बनाई, ना किसी पर इल्जाम लगाया, क्योंकि उसके पास छुपाने के लिए कुछ था ही नहीं। उसकी आवाज में डर नहीं था, लेकिन थकान जरूर थी, क्योंकि वह जानता था कि यह लड़ाई अब सिर्फ इज्जत की नहीं बल्कि सच्चाई की है। रिया हर पेशी में उसके साथ खड़ी रही, कैमरों के सामने, मीडिया के सवालों के बीच। और पहली बार शहर ने यह देखा कि यह रिश्ता किसी मजबूरी का नहीं बल्कि आपसी सम्मान का है। वो हर बार अदालत की सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसके साथ चलती थी, ना आगे ना पीछे, बल्कि बिल्कुल बराबर, जैसे अब ये सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उनकी लड़ाई हो। धीरे धीरे आरोपों की दिशा बदलने लगी। जिन रिश्तेदारों ने आदित्य पर मानसिक शोषण का आरोप लगाया था, वही अब खुद शक के घेरे में आने लगे। ड्राइवर को ढूंढ निकाला गया और उसने जो बयान दिया उसने पूरे केस की दिशा बदल दी। उसने बताया कि अर्जुन की दवाइयां पिछले कुछ महीनों से बदली जा रही थी और यह बदलाव डॉक्टर की जानकारी के बिना किया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि अस्पताल के एक कंपाउंडर को मोटी रकम देकर दवाइयों की अदला-बदली करवाई गई थी और उस रकम का ट्रांजैक्शन सीधे उन्हीं रिश्तेदारों के अकाउंट से जुड़ा हुआ था जो अब तक खुद को सबसे ज्यादा भरोसेमंद बताते थे। रिया के लिए यह सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जिन लोगों को उसने परिवार समझा, वही उसकी जिंदगी और दौलत दोनों पर नजर लगाए बैठे थे। लेकिन इस बार वो टूटी नहीं। उसने हर सबूत खुद देखा, हर कागज खुद पढ़ा और पहली बार उसने महसूस किया कि वो अब भाग नहीं रही है बल्कि सामने खड़े होकर हर सच का सामना कर रही है। जब जांच पूरी हुई और आदित्य पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद साबित हुए, तब वही लोग चुपचाप पीछे हटने लगे। कुछ पर केस दर्ज हुआ, कुछ ने समझौते की कोशिश की, लेकिन रिया ने इस बार कोई नरमी नहीं दिखाई। उसने साफ कह दिया कि जिसने उसके सबसे कमजोर वक्त का फायदा उठाने की कोशिश की, उसके लिए अब उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। उसी शाम जब सब कुछ थोड़ा शांत हुआ, आदित्य पहली बार टूट गया। उसने धीमी आवाज में कहा कि अगर उसकी वजह से रिया की जिंदगी और मुश्किल हुई है तो वो अभी भी चला जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उस पर एक और बोझ पड़े। उसकी आवाज में वही पुरानी झिझक थी, वही डर कि कहीं वह अनजाने में इस कहानी का खलनायक ना बन जाए। आदित्य की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रिया ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया। पहली बार बिना झिझक, बिना डर, बिना किसी सोच के, जैसे उसने अब अपने अंदर छुपे हर सवाल का जवाब पा लिया हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये कमजोरी के नहीं बल्कि राहत के आंसू थे। उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा कि अगर वो उस रात वापस कमरे में नहीं आता, अगर उसने सिर्फ समाज के डर से उस प्रस्ताव को गलत कहकर छोड़ दिया होता, तो शायद आज वो यहां खड़ी ही नहीं होती। उसने माना कि यह रिश्ता हालात से शुरू हुआ था, मजबूरी से बना था, लेकिन अब वो मजबूरी से आगे निकल चुका है, क्योंकि अब इसमें डर नहीं, भरोसा है। और पहली बार उसने आदित्य को अपने बराबर देखा। उसने उसे गले लगाया, ना किसी अधिकार के साथ, ना किसी रिश्ते की मजबूरी के साथ, बस एक इंसान की तरह, दूसरे इंसान को थामते हुए। और उसी पल जैसे दोनों के भीतर जमा हुआ डर, शक और दर्द धीरे धीरे हल्का पड़ने लगा, क्योंकि अब यह रिश्ता कागजों का नहीं रहा था बल्कि दो ऐसे लोगों का हो गया था जिन्होंने एक दूसरे को सबसे कमजोर हाल में देखा था और फिर भी छोड़कर नहीं गए थे। उस रात वे देर तक चुपचाप बैठे रहे। कोई वादा नहीं किया गया, कोई भविष्य की योजना नहीं बनाई गई। बस इतना तय हुआ कि अब जो भी होगा, भाग कर नहीं,
बल्कि सामने खड़े होकर झेला जाएगा। अगले कुछ हफ्तों में हवेली का माहौल पूरी तरह बदलने लगा। वही जगह जो कभी रिया को काट खाने दौड़ती थी, अब उसे भारी नहीं लगती थी। वो फिर से सुबह की धूप में खिड़की खोलने लगी, खाना खुद पूछकर बनवाने लगी और जिंदगी के छोटे छोटे फैसले लेने लगी। आदित्य भी बदला नहीं था। ना उसने अधिकार जताया, ना उसने ये साबित करने की कोशिश की कि अब वो मालिक है। उसने वही दूरी रखी जो सम्मान से आती है, और वही नजदीकी जो भरोसे से जन्म लेती है। समाज की बातें धीरे धीरे थमने लगी, क्योंकि लोगों को मसाला तभी तक चाहिए होता है जब तक सामने वाला टूटता दिखे। और जब उन्होंने देखा कि ये रिश्ता ना तो शर्म से झुका है, ना डर से टूटा है, तो उनकी दिलचस्पी भी खत्म होने लगी। कुछ लोग आज भी ताने देते थे, लेकिन अब उन तानों में चोट नहीं लगती थी, क्योंकि दोनों को पता था कि वे क्यों साथ है। समय के साथ रिया ने अपनी दौलत का इस्तेमाल दिखावे में नहीं, बल्कि काम में करना शुरू किया। उसने एक ट्रस्ट बनाया उन औरतों के लिए जो अकेली थी, टूटी थी और जिन्हें सिर्फ सहारे की जरूरत थी। आदित्य हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा, आगे नहीं, पीछे नहीं, बल्कि बराबर। और जब भी उसे लगा कि रिया फिर से डर की तरफ लौट रही है, वो बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लेता था। एक शाम रिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि कभी कभी सही फैसला वो नहीं होता जो सबसे सुरक्षित हो, बल्कि वो होता है जिससे किसी की जिंदगी बच जाए, चाहे बदले में आपको अपनी पुरानी पहचान ही क्यों ना छोड़नी पड़े। क्योंकि रिश्ता हैसियत से नहीं, नीयत से बनता है। और कभी कभी जिंदगी से हारे हुए इंसान को प्यार नहीं, सिर्फ एक सच्चे इंसान की मौजूदगी चाहिए होती है। सीख, कभी कभी किसी की जिंदगी बदलने के लिए बड़े वादों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सही समय पर साथ खड़े रहने की जरूरत होती है। क्योंकि जब कोई इंसान टूट रहा होता है, तब उसे सलाह नहीं, सहारा चाहिए होता है। अब आपसे एक सवाल है, अगर आपके सामने कोई इंसान पूरी तरह टूट चुका हो और आपको चुनना पड़े कि समाज क्या कहेगा या उसकी जिंदगी बच जाएगी, तो आप क्या चुनेंगे? समाज या इंसानियत? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपका जवाब किसी और के सोचने का तरीका बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK झा को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।